एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी सेक्शन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पर कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज़। तो बेसिकली हम इसे ईवीएस सेक्शन में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें से जो है बाकी के सेक्शंस जो हैं, चाहे वो साइकोलॉजी का पोर्शन हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो या फिर मैथमेटिक्स का, तो ये सभी में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो, और आप इसे पूरा ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज़। तो बेसिकली लर्निंग क्या होता है? लर्निंग को हिंदी में कहते हैं अधिगम। तो अधिगम का मीनिंग होता है सीखना, ठीक है। अब बच्चा जो है, बच्चा हो या बड़ा हो, वो दो तरीके से सीखता है। या तो वो स्कूल में सीखता है या फिर वो थ्रू आउट लाइफ सीखता है। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली, सीखने वाली जो प्रक्रिया होती है वो, ठीक है। तो अब जो स्कूल वाली जो लर्निंग होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो बर्थ से लेकर के डेथ तक की जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो हमेशा मतलब फिक्स नहीं होती, और उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से सीखेगा, दूसरी से नहीं सीख सकता। मतलब वो जिस चीज़ से इंटरेक्ट करेगा वो हर चीज़ से सीख सकता है। तो नेक्स्ट लाइन है हमारी, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू और रिकास्टिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज़, लाइकिंग्स। ओके, लर्निंग इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ एनवायरमेंटल। तो लर्निंग जो है वो एनवायरमेंटल भी हो सकती है, मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वो उन चीज़ों से भी सीख सकता है। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, घुमा घुमा के पूछ लेते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये पता नहीं किसने कहा है। तो जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग की जो डेफिनेशन दी गई है वो है, लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम बिहेवियर। तो व्यवहार में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? अधिगम कहलाता है, यानी लर्निंग कहलाता है। अब स्किनर जो हैं उन्होंने बोला है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन। तो लर्निंग जो है बिहेवियर का, यानी व्यवहार का जो अर्जन होता है, उसकी जो प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, यानी उसको अधिगम कहा जाता है। अब देखते हैं क्रो ने क्या डेफिनेशन दी है। तो उन्होंने कहा है कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। एक्विजिशन का मीनिंग होता है अर्जित करना, किसी चीज़ का अर्जन करना। तो ज्ञान का, नॉलेज का, एटीट्यूड का और आदतों का, यानी हैबिट्स का जो अर्जित करते हैं हम, तो हम उसे क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, यानी अधिगम कहते हैं। और आर.एस. वुडवर्थ के अकॉर्डिंग लर्निंग की जो डेफिनेशन है वो है, लर्निंग कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग न्यू प्रोवाइड। मतलब कुछ भी नया करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? लर्निंग होती है। और नया हम तभी कर पाते हैं जब हम नया सीख लेते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कुछ, इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो बेसिकली लंबे लंबे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो। तो लर्निंग एग्जिस्ट विद इन द स्कूल एज वेल एज आउटसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट। तो लर्निंग जो है, अभी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग चाहे वो स्कूल में हो या फिर स्कूल के बाहर हो, तो वो अधिगम कहलाता है। मतलब कुछ भी हम सीखें कहीं से भी, चाहे वो हम स्कूल से सीखें, चाहे हम बाहर से सीखें, तो सब क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। All learners are naturally motivated to learn and capable of learning। तो जितने भी लर्नर्स होते हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो नेचुरली मोटिवेटेड होता है कुछ भी सीखने के लिए। मतलब जब उसे किसी भी चीज़ में परेशानी आती है या फिर उसे लगता है कि मैं ये चीज़ अगर सीख लूँगा तो मैं आगे ये चीज़ें भी कर पाऊँगा, तो वो उस कंडीशन में भी सीखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज थ्रू एक्सपीरियंस, डूइंग थिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, आस्किंग क्वेश्चंस
listening, thinking and reflecting and expressing themselves by speech and writing both individually and as well as with others. तो बेसिकली जो चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं वो कई तरीक़ों से सीख सकते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ करके। वो आपने देखा होगा बच्चे हैं किसी न किसी चीज़ को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ वो बनाते हैं, मतलब वो सीख ही तो रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटिंग मतलब एक्सपेरिमेंट क्या कि चलो इसमें मैं इसको मिक्स करके देखता हूँ क्या होगा, तो ये एक्सपेरिमेंटिंग प्रोसेस में आ जाएगा। मतलब वो ऑब्ज़र्व करके देखना चाह रहा है कि अगर मैं ये चीज़ इसके साथ मिला कर देखूँगा या फिर इससे अलग करके देखूँगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो उससे भी वो क्या है सीख रहा है। रीडिंग से सीखता है, डिस्कशन यानी विचार विमर्श से सीखता है, आस्किंग क्वेश्चंस यानी प्रश्नों को करके, यानी क्या क्यों कैसे। बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, अच्छा ये चीज़ बनी कैसे, क्यों बनी, तो उस चीज़ को जानने के लिए। और जब उसको जान लेता है तो बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता है। लिसनिंग यानी सुनकर कैसे, जब बच्चे की भाषा शैली जो विकसित होती है वो हमेशा सुनने से विकसित होती है, जैसी वो भाषा सुनता है वैसी ही वो बोलता है। थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ बाय स्पीच और राइटिंग बोथ, और वो खुद को एक्सप्रेस करता है किससे, या तो वो बोल करके या फिर लिख करके। तो वो किसकी वजह से कर पाएगा, जब वो सीख जाएगा तभी तो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लर्निंग इज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स विच हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। तो लर्निंग जो है किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट होता है जब हम अपने व्यवहार में या फिर हम किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो मतलब इम्प्रूवमेंट बेसिकली पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, किसके साथ साथ, जब हम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ साथ लगातार प्रयास करके किसी भी चीज़ में परिवर्तन या फिर सुधार लाते हैं तो वो क्या होता है, लर्निंग होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनसे मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं फिर समझ में ही नहीं आता कि भाई होगा क्या। कई लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई ABCD ऑप्शन दिए, C वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है, लगा दो बिना पढ़े ही। लेकिन ज़रूरी होता है कि उसे ध्यान से पढ़ लिया जाए कि बेसिकली ये ऑप्शन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस इसी वजह से हम इसे कर रहे हैं। लर्निंग इज़ द रिवीजन ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम जो भी चीज़ हम सीख जाते हैं, जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जितनी भी चीज़ें हम अपने व्यवहार में धारण कर चुके हैं, अपने व्यवहार में उसको शामिल कर चुके हैं, तो उसका कंटिन्यूसली हम उसे अगर रिवाइज़ करते हैं तो हम क्या है, वो अधिगम हमारा और ज़्यादा दृढ़ होता जाता है और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लर्निंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज एंड सेल्फ एक्टिविटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द एक्टिविटी ऑफ द लर्नर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द एक्टिविटी ऑफ अ टीचर। अब टीचर को क्या कहा जाता है, टीचर को वो कहते हैं ना एक तरीके से पालनहार और मोटिवेटर, मतलब फैसिलिटेटर। ठीक है, एक टीचर ही होता है, वही उसी पे ही डिपेंड करता है कि उसका लर्नर किस तरह की चीज़ें सीखेगा, किस तरह का व्यवहार करेगा। तो इसी वजह से इस पॉइंट में लिख रहा है कि लर्नर की जो एक्टिविटी होती है सीखने की, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टीचर की एक्टिविटीज़, कि वो किसी भी लर्नर को किस तरीके से कोई चीज़ डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से उसे सिखा रहा है। ओके, व्हेन द एम एंड पर्पस ऑफ द लर्निंग आर क्लियर एंड इंडिविजुअल लर्न्स क्विकली, इट इज़ द कॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव विच डिसाइड्स what the learner finds in the learning situation, how he acts. If there is no cause of objective then learning cannot be seen. Okay, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने आप खुद ही सोच करके देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सीखने को कहा जाए कि भाई तू ये सीख ले, तू ये सीख ले, तू ये सीख ले, तो तुम क्या कहोगे कि मैं इसे सीखूं क्यों, इसका एम क्या है, मेरे लिए इससे बेनिफिट क्या है।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लर्नर को, किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो कोई भी चीज़ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तो उसका एम क्या है, पर्पज़ क्या है, यानी गोल सेट, एम सेट वाली जो प्रोसेस होती है वो। तो अगर उसे ये चीज़ें पता होंगी तो वो जो है लर्निंग मतलब वो अधिगम यानी वो उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएगा विदाउट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो कम ड्यूरेशन में सीख जाएगा उसे, अगर उसको उसका मतलब जो है एम या फिर पर्पज़ उसको पता होगा। अब आगे आता है जनरल प्रिंसिपल्स हैं कुछ लर्निंग के। तो अब देखते हैं क्या क्या होते हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। तो पहला जो जनरल प्रिंसिपल है लर्निंग का यानी सिद्धांत, ओके, तो सबसे पहला है परसेप्चुअल लर्निंग। तो परसेप्चुअल मीनिंग लिया गया है परसेप्शन से, यानी हम जो अवधारणाएं बना करके हम सीखते हैं, तो उस प्रकार की जो लर्निंग होती है वो क्या कहलाती है, परसेप्चुअल लर्निंग कहलाती है। मतलब दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज़ अ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स लर्न्स बाय सेंस ऑर्गन्स ब्रेन्स is able to understand and record about various things, events, incidents, experience, etc. ओके, तो कोई भी लर्नर हो वो परसेप्शन क्रिएट करके किसकी हेल्प से, ऑर्गन्स और अपने ब्रेन की हेल्प से, कि अच्छा हाँ शायद ये चीज़ ऐसी है, शायद ये है, तो वो कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ इवेंट्स, ठीक है, इंसिडेंट्स यानी घटनाएं, और जो भी एक्सपीरियंस उसने लिए हैं उनके बारे में परसेप्शन क्रिएट करके, अवधारणाएं बना करके वो सीखता है। अब सेकंड आता है कंसेप्चुअल लर्निंग। किसी भी चीज़ में कॉन्सेप्ट अप्लाई करके वो सीख रहा है, तो इस प्रकार की लर्निंग को क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज़ अबाउट द सब्जेक्ट मैटर इन डिटेल्स अबाउट इट्स प्रिंसिपल्स or ideas, but after learning students start thinking in abstract term. Through this students learn to organize information and facts about anything in a logical structure. मतलब कोई भी चीज़ अगर बच्चा सीख रहा है तो उसके बाद में वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म में भी वो उसके बारे में ज़रूर सीखेगा, मतलब उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्रिएट करके भी वो सीखेगा, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ओके, तो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है वो होती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग यानी कॉन्सेप्ट क्रिएट करके वो सीख रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लर्निंग। ओके, it is a kind of learning in which a child frames a new memory about an object, entity, event, incidents and experience. तो बेसिकली जो एसोसिएटिव लर्निंग जो होती है इसमें कोई भी बच्चा अपनी मेमोरी यानी न्यू मेमोरी को फ्रेम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी एंटिटी, इवेंट या इंसिडेंट्स यानी घटना के बारे में न्यू मेमोरी क्रिएट करके वो उसके बारे में सीखता है, यानी उसको उसके साथ में एसोसिएट कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एप्रिशिएटिव लर्निंग। एप्रिशिएशन मतलब किसी को एप्रिशिएट करना। ठीक है, तो अब इस प्रकार की जो लर्निंग होती है उसको देखते हैं क्या कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग आइडियाज़, attitudes, a mental disposition that are related to positive feeling of mind play a seminal role. When we appreciate a child for his behavior, activity, etc., then a positive feeling arises. मतलब appreciate करना, अगर कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, जैसे उसने कोई काम अच्छा किया तो आप उससे कह सकते हो कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, और ऐसे ही आप प्रयास करते रहो, मतलब उसको एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव फीलिंग अराइज होगी, यानी उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो कोशिश करेगा कि चलो मैं और भी ऐसा कुछ करके देखता हूँ जिससे मुझे और ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करें, तो वो उसकी लर्निंग जो होगी बेसिकली बहुत जो है इम्प्रूव होगी। ओके, और नेक्स्ट है इसमें नाउ अ चाइल्ड विल टेंड टू रिपीट दिस बिहेवियर इन ऑर्डर टू बी अप्रिशिएट एंड फील द सेम फीलिंग इन द
इन हिज माइंड। ओके, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो जब हम उसे काम के लिए, उसके काम के लिए बार बार अप्रिशिएट करेंगे तो बार बार वो उस काम को करेगा, मतलब उस काम को करेगा या फिर उस जैसे काम को करेगा। तो वो ये कोशिश करेगा कि हो सकता है मुझे इसके बाद में और अप्रिशिएट करें लोग, तो वो और ज़्यादा सीखेगा। ओके, अब आगे आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली ये फॉर्म्स थी लर्निंग की, और अब देखते हैं हम प्रिंसिपल्स को। ओके, तो पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। ठीक है, जब तक व्यक्ति अपने दिमाग से, अपने शरीर से किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो चीज़ को सीख नहीं सकता। हम कितने भी उसमें एफर्ट्स डाल लें वो सीखेगा नहीं। ओके, मतलब इट इम्प्लाइज अ डिग्री ऑफ अलर्टनेस एंड ईगरनेस। मतलब वो कितना अलर्ट है किसी भी चीज़ के लिए, और उसके अंदर ईगर कितना है किसी चीज़ को सीखने के लिए, गट्स कितने हैं, तो यानी वो तैयार है कि नहीं। ओके, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। तो बेसिकली इंडिविजुअल्स लर्न्स ऑप्टिमम व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इम्प्रेसिवली रेडी टू लर्न एंड अनेबल टू लर्न वेल इफ दे फाइंड नो रीजन फॉर लर्निंग, मेकिंग स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न, क्रिएटिंग इंटरेस्ट बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ subject matter, providing continuous mental and physical challenge is generally the teacher's task। तो टीचर का टास्क होता है वो किसी भी बच्चे को उस लर्निंग के लिए रेडी करे। अब रेडी कैसे करेगा, उसमें उसका इंटरेस्ट जगा करके, उसके बेनिफिट्स बता करके, मतलब उसके ब्रेन को, उसकी बॉडी को इस तरीके से फ्रेम करना कि वो बच्चा सीखने के लिए तैयार हो जाए, तत्पर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है लर्निंग का वो होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब प्रयास करते रहना। ठीक है, एक्सरसाइज वो वाली एक्सरसाइज नहीं है हमारी जो फिज़िकल बॉडी के लिए होती है। ठीक है, वो भी कंसीडर हम कर सकते हैं, जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करते तब तक हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। ओके, तो यहाँ पे है ब्रेन की एक्सरसाइज से रिलेटेड। जब हम पहली की चीज़ें, सीखी हुई चीज़ों को बार बार जो है रिवाइज नहीं करते, सीखते नहीं हैं, उसको बार बार जो है एक्सरसाइज नहीं करते, तब तक हम उसको मतलब जो है कहते हैं ना कि एकदम परफेक्टली हम उसे सीख नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम इसे सीख चुके हैं। आप 10 साल बाद भी पूछ लोगे तो भी याद रहेगा। ठीक है, आप उसे रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा। ओके, तो इस वजह से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव से मतलब किसी भी चीज़ का प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है किसी भी लर्नर पे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसमें देखते हैं क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सप्रेसिव रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट एंड हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद मोटिवेशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन के बारे में, कोई भी या फिर कोई भी लर्निंग प्रोसेस हो, कोई भी बच्चा सीख रहा है तो उसके मोटिवेशन उसे किस तरीके का मिल रहा है, उस पर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, तो ये चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। ओके, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी यानी प्राइमरी। ओके, तो द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट ऑफन क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट डिसाइड्स impression. Things that learn first create a long lasting impressions in mind that is hard to erase. अब इससे रिलेटेड है प्राइमेसी यानी प्राइमरी, यानी सबसे पहले जो उसके ब्रेन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब वो सबसे पहले प्राइमरी सिचुएशन में किसी भी चीज़ को सबसे पहले जो सीख रहा है तो उसका इफ़ेक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा बजाय उसके जब वो उसी जैसी सिचुएशन को बाद में सीखेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी इम्प्लाइज दैट अ स्टूडेंट विल लर्न मोर फ्रॉम द रियल थिंग दैन फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूट। अब इसमें क्या है, इंटेंसिटी। ठीक है, तो मतलब कि
कोई भी लर्नर हो, कोई भी बच्चा हो, वो हमेशा जो वास्तविक वस्तुएं होती हैं उनसे जल्दी सीखता है, बजाय किसके, सब्स्टिट्यूट से, मतलब जो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हों चाहे कुछ हो उनके, ठीक है। उसको मतलब रियल थिंग से अगर हम उसे इंटरेक्ट कराएंगे तो वो उन चीज़ों को जल्दी सीखेगा। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब किसी भी चीज़ की हमारे लिए किस बेसिस पर रिक्वायरमेंट है, हम उसको तभी सीखते हैं। द लॉ ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेट्स दैट वी मस्ट हैव समथिंग टू ऑब्टेन और डू समथिंग, सॉरी रिपीट हो रहा है, ओके। इट कैन बी एबिलिटी, स्किल और एनीथिंग दैट मे हेल्प अस टू लर्न और गेन समथिंग। अ स्टार्टिंग पॉइंट और रूट इज़ रिक्वायर्ड, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, ओके। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रीडम। जब तक किसी भी लर्नर को या फिर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ को सीखने में आज़ादी नहीं दी जाएगी तब तक वो सीख नहीं सकता, छोड़ के भाग जाएगा वो, ओके। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम स्टेट्स दैट थिंग्स फ्रीली लर्न आर लर्न इन द बेस्ट वे, ठीक है। तो जो चीज़ फ्रीली सिखाई जाती हैं वो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसका, किसी भी बच्चे को उसको चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को सिखाने का। Contrary, further, a student is forced the most difficult for him to learn, grasp and apply what is learned. Compulsion and force are contrary to personal growth. तो अगर हम किसी भी चीज़ में आने वाले रहता है उसको कंपलसरी या फिर फोर्स जैसे मतलब एक्शंस को अप्लाई कर देते हैं तो वो उसके पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। आपने देखा होगा हम किसी भी बच्चे पे फोर्स डालते हैं कि नहीं तुझे ये सीखना ही है, तो ये सीखना ही है, तो वो क्या है, बेचारा सीख भी पाएगा नहीं और टेंशन में वैसे ही आ जाएगा। तो क्या होगा, वो मतलब इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगा उसमें और हो सकता है उसे मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के अधिगम में और जो है फ्रीडम उसको प्रोवाइड कराई जाए, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थॉर्नडाइक के नियम, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यही पूछा जाता है तो कि थॉर्नडाइक ने कितने लॉज दिए और किस तरह के लॉज थे, तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइप्स की तो आप पूछो ही मत कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम देखते हैं इजी लैंग्वेज में, ओके। तो बेसिकली थॉर्नडाइक ने जो है 2 टाइप्स के लॉज दिए हैं। सबसे पहले है प्राइमरी लॉज और दूसरे जो हैं वो हैं सेकेंडरी लॉज। तो जो प्राइमरी लॉज है वो 3 है नंबर में, ओके। मतलब प्राइमरी लॉज के ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो लॉ दिया है उन्होंने वो दिया है लॉ ऑफ रेडीनेस, ओके। तो रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। जब तक कोई भी तैयार नहीं होगा तो इसको हम लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी कहते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आप उसे कितने भी एफर्ट डालते रहो वो सीख नहीं सकता है, ठीक है। अभी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, ओके। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार उसको एक्सरसाइज उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे कि हम सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं, टाइप राइट की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर हम अपने एग्जामिनेशन को ही ले लें। जब तक हम किसी चीज़ को, मान लो पूरे साल तुमने खूब पढ़ाई करी, 1 महीने पहले आपने एग्ज़ाम से पहले पढ़ना छोड़ दिया तो क्या है, वो चीज़ आप भूल जाओगे, आप उसे कर ही नहीं सकते, चाहे आपने घोट के पी हो, ठीक है। आप उसे कर ही नहीं सकते जब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ओके। तो इसमें एक लाइन भी है, प्रैक्टिस हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग इन इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। In this law, the teacher must taken into consideration the taste and attentiveness of his pupils। तो यानी प्रभाव का नियम ये कहता है कि किसी कार्य को करने से अच्छा
या धनात्मक प्रयात्मक मिलता है, मतलब प्रतिफल मिलता है, वह कार्य बार बार करने की इच्छा होती है। मतलब बेसिकली अगर हमें किसी भी कार्य को करने से उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आप उस काम को तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना कि जिससे नेगेटिव रिजल्ट मिले, ठीक है। मतलब बच्चा है, उसको पता है कि मैं इस काम को करूँगा तो मम्मा मारेगी, ठीक है, तो वो उस काम को क्यों करेगा। अगर मान लो कोई भी काम वो कर रहा है, ठीक है, उसकी मम्मा ने उसको रीइंफोर्समेंट दिया, उसको अप्रिशिएट किया, मतलब उस पर जो प्रभाव पड़ा वो कैसा पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, तो वो क्या करेगा, उस काम को बार बार करेगा। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यानी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे 3 नियम थे, कौन कौन से थे? एक हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, और सेकंड हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज क्या क्या हैं, तो उसमें तीनों नाम दे देगा। अब एक दे देगा उसमें सेकेंडरी लॉज में, तो उसी में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, यानी सबऑर्डिनेट लॉज जो होते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है ये, ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो। अब नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेट लॉ, यानी सेकेंडरी लॉज भी कहते हैं, हिंदी में ऐसे कहते हैं गॉड नियम, ठीक है, थॉर्नडाइक के गॉड नियम, किसके? अधिगम के, यानी लर्निंग के। ओके, तो सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। तो बेसिकली इसको हम हिंदी में कहते हैं बहु अनुक्रिया के नियम, ठीक है, बहु अनुक्रिया का नियम। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स रेस्पॉन्सेज अंटिल सुटेबल बिहेवियर इज हिट अपॉन। ओके, विदाउट डिफरेंट रिटेलेशन the solution might never be acquired. Assume an individual wants to solve a puzzle, then he will try to solve it different way. तो बेसिकली कोई भी लर्नर हो, कोई भी अधिगम करता हो, मतलब कोई भी सीखने वाला हो, ठीक है, तो सीखता तो मनुष्य जो है जीवन से लेकर मृत्यु तक है, तो ज़रूरी नहीं है वो हर एक चीज़ को एक ही तरीके से सीखे, वो उस सेम चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से सीखता है, यानी बहु अनुक्रिया मतलब मल्टीपल रेस्पॉन्सेज उसके शो होंगे हर एक लर्निंग प्रोसेस में। अब नेक्स्ट है इसमें द लॉ और ऑफ सेट और एटीट्यूड। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रकार के जो ये लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आप उसे कोई भी चीज़ सिखाने की कोशिश करें, अगर उसका माइंडसेट है, ठीक है, अगर उसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तभी वो उस चीज़ को सीख सकता है, वरना आप उसके साथ में कितने भी एफर्ट्स डालते रहो वो नहीं सीखेगा। ओके, तो लर्निंग इज़ कंडक्टेड बाय अ टोटल सेट ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, अब नेक्स्ट जो लॉ है वो हमारा है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लॉ है वो ये कहता है कि इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थितियां में सुसंगत असंगत तत्वों को पहचान कर सुसंगत तत्वों के प्रति ही अपनी अनुक्रिया करता है। तो बेसिकली उसके जो सुसंगत मतलब उससे जो रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं चीज़ों को वो ज़्यादा सीखता है जो उससे रिलेटेड नहीं होते। ओके, उसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है, वो सोचेगा भाई मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं इस चीज़ को क्यों सीखूं। अगर आप दूसरी चीज़ उसको डिलीवर करेंगे वो देखेगा कि मतलब मेरा इससे क्या रिलेशन है, तो वो इस चीज़ को क्या है इजीली सीखेगा। ओके, तो इस लॉ को क्या कहते हैं प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी आंशिक क्रिया का नियम। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी। ओके, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता का नियम। ओके, तो बेसिकली इस लॉ में क्या होता है कि कोई भी प्राणी नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं समान या सादृश्य परिस्थितियों में पूर्व में करके सफलता प्राप्त कर लेता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी एक्शन आपने किया, कोई भी लर्निंग प्रोसेस आपने करी उससे पहले, तो वो क्या करेगा कि चलो ये चीज़ अप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि मैं पहले इस चीज़ को अप्लाई करके मैं सीख चुका था, ठीक है। तो वो यानी उसको उससे रिलेट करके सीखने की कोशिश करता है, यानी एनालॉजी क्रिएट करके उस चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को सीखने की कोशिश करता है।
अब नेक्स्ट है इसमें द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी मे गेट अ रेस्पॉन्स ऑफ अ लर्नर which he is capable of giving associating with other situation to which he is quick to respond। तो बेसिकली इसे हिंदी में क्या कहते हैं, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो बेसिकली इस नियम में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से कोई भी ऐसी क्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वह असमर्थ है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में अगर हम उसे संवेदनशील परिस्थिति से जोड़ देते हैं तो वो उस चीज़ को सीख लेता है, बजाय किसके, अगर हम उसे संवेदनशील परिस्थिति के साथ नहीं जोड़ते। ओके, तो यही इम्पोर्टेंट लॉज थे हमारे इसमें। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।